गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक चैप्टर कंप्लीट किया था। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर। ये पूरा चैप्टर अपन कल स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आपको, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। उनका एक समराइज्ड फॉर्म आपके सामने आज लाएंगे, फिर उसको 5, 7, 10 दिन जो भी अपने वीडियोस लगेंगे उसमें इसको कंप्लीट करेंगे। तो स्टेट ऑफ मैटर फर्स्ट चैप्टर जो था, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें अपने बहुत अच्छे से किया था। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन। प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपके सिलेबस में ये 3 है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर मैं आइस की बात करूं सॉलिड है, वाटर की बात करूं लिक्विड है, वाटर वेपर की बात करूं, क्लाउड की बात करूं वो गैस है। क्लाउड गैस है, वाटर लिक्विड है, आइस सॉलिड है। अब सेकंड समझना, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट मैटर की 3 है, मेन, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इनके कैरेक्टर्स की बात करें, ऐसे समझना, सॉलिड, पेन कैसे गड़बड़ हो रहा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चेंज कैसे हो रही है, 1 मिनट बेटा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। चलो इस रेड को ही ले लेते हैं अपन। सॉलिड, सॉलिड के लिए शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर डेफिनेट, बोथ आर डेफिनेट। गैस की बात करूं, शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर अनडेफिनेट। गैस में वॉल्यूम डेफिनेट होगा, शेप अनडेफिनेट होगी। ये अपने पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बातें, बाकी ये तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। जैसा आप मान लो ये मार्कर है, सॉलिड है, ये मेरे हाथ में तब भी ऐसी शेप रहेगी, मैं किसी कंटेनर में डाल दूं तब भी इसकी शेप ऐसी रहेगी, वॉल्यूम इतना ही रहेगा। गैस मान लीजिए आप सिलेंडर में है तो सिलेंडर का वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा, सिलेंडर जैसी शेप होगी, उसको गैस को सिलेंडर में से बाहर रूम में निकाल दिया तो रूम की शेप में आ जाएगा। लिक्विड, आपने किसी से मिल्क 1 लीटर मांगा तो वॉल्यूम तो 1 लीटर मिलेगा, बट शेप जिस कंटेनर में ले रहे हो उसी कंटेनर की शेप आ जाएगी। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स हाईएस्ट होता है, इसलिए दोनों चीजें डेफिनेट है। गैसों में नेग्लिजिबल होता है, इसलिए दोनों अनडेफिनेट है। लिक्विड में सॉलिड से कम होगा, गैस से ज्यादा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सॉलिड से कम है इसलिए शेप अनडेफिनेट है, बट लिक्विड से ज्यादा, गैस से ज्यादा है इसलिए वॉल्यूम डेफिनेट है। अगर इनकी फ्लो टेंडेंसी की बात करें, गैस सबसे तेज फ्लो करती है, लिक्विड उससे कम फ्लो करेगी, सॉलिड फ्लो करता ही नहीं। तो फ्लो टेंडेंसी किस में होती है, लिक्विड एंड गैस। ज्यादा किस में होगी, गैस में। डिफ्यूजन की बात करें, डिफ्यूज होना, एक जगह से दूसरी जगह फैलना, वो टेंडेंसी गैस में सबसे ज्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम, सॉलिड में सबसे कम। पार्टिकल के बीच में स्पेस की बात करें, एम्प्टी स्पेस, गैस में सबसे ज्यादा होगा, पार्टिकल दूर दूर रहेंगे, लिक्विड में थोड़ा कम होगा, पार्टिकल पास पास, सॉलिड में बिल्कुल पास पास रहेंगे। गैस में स्पेस ज्यादा है, इसका मतलब गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को गैस के कंपेयर में लेस कंप्रेसिबल होगा, सॉलिड अनकंप्रेसिबल होगा। इसका मतलब समझना बात को,
गैस के लिए शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर इनडेफिनेट, लिक्विड के लिए वॉल्यूम डेफिनेट, शेप अनडेफिनेट, सॉलिड के लिए बोथ आर डेफिनेट। कंप्रेसिबल, गैस कंप्रेसिबल है, लिक्विड इजीली कंप्रेसिबल नहीं है, नॉट इजीली कंप्रेसिबल, थोड़ा थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हो बट गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। फ्लो टेंडेंसी गैस में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, सॉलिड में सबसे कम। सॉलिड में पार्टिकल पास पास है, लिक्विड में थोड़ी दूर हुए, गैस में बहुत ज्यादा दूर होंगे। ये समझना। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर मैं सॉलिड को हीट करता हूं तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। प्रोसेस क्या कहलाएगा? फ्यूजन। जिस टेम्परेचर पे होगा वो टेम्परेचर होगा मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड को कूल करे, ठंडा करे तो लिक्विड वापस सॉलिड में चेंज होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग बोल सकते हैं। सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन दूसरा नाम दे सकते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जिस टेम्परेचर पे होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट। सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग पॉइंट। सॉलिड टू लिक्विड प्रोसेस होगा फ्यूजन, लिक्विड टू सॉलिड प्रोसेस होगा सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड को हीट करे गैस में कन्वर्ट होगा इवेपोराइजेशन। इवेपोराइजेशन जिस टेम्परेचर पे होगा वो बॉइलिंग पॉइंट। गैस को कोल्ड करे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, प्रोसेस कहलाएगा कंडेंसेशन। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। कंडेंसेशन जिस टेम्परेचर पे होगा वो टेम्परेचर कहलाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर। सॉलिड को हीट करे डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जिस टेम्परेचर पे होगा वो सब्लिमेशन टेम्परेचर। गैस को ठंडा करे डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाए, रिवर्स सब्लिमेशन होते हैं, इसको डिपोजिशन बोलते हैं। डिपोजिशन, डिपोजिशन। टेम्परेचर यहां पे भी कौन सा होगा? सब्लिमेशन टेम्परेचर। नेक्स्ट समझना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सबसे ज्यादा सॉलिड में, सबसे कम गैस में। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगे या बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड आइंस लगे वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ये 5 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के आपकी बुक में दे रखा है। आपकी बुक में दिया है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल या लंडन या डिस्पर्सन फोर्स। ये अपने तीनों आगे पढ़ेंगे। डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी कर चुके। गैस लो अपने को इसमें चैप्टर में एक्चुअल में स्टेट ऑफ मैटर में आपको गैसियस स्टेट स्टडी करना है। इसके लिए एक टॉपिक आएगा आपके गैसियस लो। क्या आएगा? गैसियस लो। गैसों के लिए क्या लो है समझना। गैसों के लिए 4 मेजरेबल क्वांटिटी होती है। एक तो मास, जिसको मोल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। इनमें रिलेशन लेना है। मास को कांस्टेंट रख सकते हैं, बाकी किसी को भी कांस्टेंट। तो पहला लो था बॉयल्स लो। बॉयल्स लो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कल केवल अपने मैक्सिमम 2 लॉ पढ़ पाएंगे, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। अभी तो केवल इनके इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ये कह रहा है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है P के। प्रेशर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा। आप किसी कंटेनर के अंदर, जैसे साइकिल के ट्यूब के अंदर एयर भरी हुई है, मतलब प्रेशर है उसमें। अब आप उस ट्यूब को प्रेस करो, दबाओ, प्रेशर बढ़ाओ, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो।
कांस्टेंट टेम्परेचर पर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी बताएंगे कि सी लेवल पे हाई प्रेशर होता है, माउंटेन पे लो होता है, तो वहां ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ ले जाना पड़ता है। अभी तो इतना याद रखो, बॉयल्स लॉ V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P। सेकंड आया चार्ल्स लॉ, ये कहता है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखे तो फिक्स अमाउंट का गैस का जो वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। कब? जब फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का कांस्टेंट प्रेशर रखा जाए। यहां टेम्परेचर कांस्टेंट था बॉयल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है। तीसरा गैलुसेक लॉ, गैलुसेक लॉ या पहले एवोगैड्रो लॉ, चलो गैलुसेक लॉ लिख देता हूं। गैलुसेक लॉ ये कहता है P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा T के, P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T। कब? जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका भी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस आएगा। जैसे मान लो आपके पास में ये गाड़ी का टायर है, तो टायर में ये यहां पे एयर भरते हैं अपने, तो ये टायर का जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स हो गया। टायर का वॉल्यूम क्या हो गया? फिक्स हो गया। अब समझिए आपने इसमें जो प्रेशर लिया वो प्रेशर लिया 35 पॉइंट कार में, टायर के अंदर जो आपने एयर लिए हवा भराई है वो 35 पॉइंट प्रेशर तक भरवाई है। अब आप लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, मान लो आपने 300-400 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो जब गाड़ी चलेगी तो टायर जो होगा वो रोड के साथ फ्रैक्शन करेगा। फ्रैक्शन करने से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बट टायर का वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। टेम्परेचर जैसे इंक्रीज हुआ तो अकॉर्डिंग टू गैलुसेक लॉ टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो ये प्रेशर इंक्रीज होते होते 50-60 तक चला जाएगा। अगर बहुत ज्यादा चला गया जो वो ट्यूब का वॉल्यूम सहन नहीं कर पाए तो ट्यूब फट जाएगा, टायर फट जाएगा। अब अपने कई बार क्या करते हैं, गाड़ी में एयर लेके बोल देते हैं कि भैया 35 पॉइंट एयर कर दो, फिर 200 किलोमीटर चलने के बाद दोबारा चेक कराते हैं, वहां 55 पॉइंट मिलती है, तब अपने कहते हैं वो मूर्ख था। वो मूर्ख नहीं था, उसने एक्चुअल में 35 पॉइंट ही एयर दी थी। लेकिन जब गाड़ी लॉन्ग ड्राइव पे चली तो P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T से T इंक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिक P इंक्रीज हो गया। तो लॉन्ग ड्राइव पे जाते समय क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? गाड़ी के टायर में हवा कम रखनी चाहिए, 35 की जगह आप 25-30 पॉइंट रखो, क्योंकि जब चलोगे तो अपने आप वो एयर अपने आप प्रेशर बढ़ता जाएगा। दूसरा, अगर आपको 700 किलोमीटर चलना है तो एक साथ मत चलो, बीच बीच में स्टॉपेज देना है हर 200, 150, 200 किलोमीटर पे। आपने देखा होगा लॉन्ग ट्रेवल बसें चलती है कि वो पूरी रात एक साथ चलते नहीं, वो हर 2-2.5 घंटे बाद गैप देते हैं। क्यों देते हैं? कि टायर नहीं फट जाए। चौथा आपने पहले से पढ़ रखा है एवोगैड्रो लॉ। क्या था? वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल्स। ये तो आपने पढ़ा है। 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, 2 मोल का उससे डबल। इसका मतलब V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है N के। यहाँ P एंड T दोनों को कांस्टेंट रखते हैं। ये 4 लॉ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। बॉयल्स लॉ, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा P के, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P, प्रोपोर्शनल साइन हटाया, कांस्टेंट आ गया K, तो V इज इक्वल टू K अपॉन P, P को इधर ले आओ, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कल। सेकंड, चार्ल्स लॉ, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है T के, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 या V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का है। गैलुसेक लॉ, P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T, प्रोपोर्शनल साइन हटाया, कांस्टेंट, T को इधर ले आओ, P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। एवोगैड्रो लॉ, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल N, इसका मतलब V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 या V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। ये भी अपने स्टडी करेंगे। आइडल गैस इक्वेशन, आइडल गैस इक्वेशन। अभी आपने गैसियस लॉ पढ़े, जैसे बॉयल्स लॉ पढ़ा, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P, इक्वेशन नंबर 1। चार्ल्स लॉ पढ़ा, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T, इक्वेशन नंबर 2।
एवोगैड्रो लॉ पढ़ा, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल N, इक्वेशन नंबर 3। फोर्थ गैलुसेक लॉ था, वो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि उसमें P था, तो P पहले से आ गया, V पहले आ गया, ये दोनों चीजें आ चुकी तो वो अपने आप आ जाएगा। गैसियस लॉ को कंबाइन करने से जो इक्वेशन फाइंड होती है वो गैस इक्वेशन और आइडल गैस इक्वेशन कहलाती है। ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इन तीनों को मैंने कंबाइन किया। तो तीनों को कंबाइन करने से इधर तो सेम आ रहा है, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है N के, T के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के। प्रोपोर्शनल साइन को हटाया, कांस्टेंट लिया, गैस कांस्टेंट R, NT अपॉन P, इक्वेशन नंबर 4। इसी को गैस इक्वेशन बोलते हैं। अब P को इधर ट्रांसफर करो तो इधर वो अपने पास PV, N को पहले लिख दो NRT, गैस इक्वेशन और आइडल गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन और आइडल गैस इक्वेशन, यानी कि गैसियस लॉ को कंबाइन करने से जो इक्वेशन आएगी वो गैस इक्वेशन कहलाएगी। देखो PV इज इक्वल टू NRT, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। पूरी डिटेल में इसकी बात करेंगे आगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है समझना। ऐसे समझो, अगर मान लो मैं वेट मशीन की बात करूं, ये वेट मशीन है, वेट मशीन पे यहां एक कैंडिडेट ने अपना वेट कराया तो वेट मशीन पे आया वेट 50 kg। बी ने अपना वेट करवाया, यहां वेट आया 60 kg। सी ने अपना वेट कराया 70 kg। जब ए, बी एंड सी तीनों एक साथ वेट मशीन पे खड़े हो गए तब यहां जो वेट आया वो 180 kg आया। तो इस 180 kg से कंक्लूजन क्या निकला समझना, मास ऑफ द ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स, मास ऑफ द ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ इंडिविजुअल कैंडिडेट्स। जितने ग्रुप में कैंडिडेट अपना वेट करवा रहे उनका जो टोटल वेट आएगा वो उनके इंडिविजुअल मास के सम के इक्वल आएगा। देख लो, इन तीनों का सम कर लो 180 आएगा। ऐसे ही डाल्टन ने पार्शियल प्रेशर लॉ बनाया। क्या था पार्शियल प्रेशर लॉ समझना, ये मेरे पास एक बॉक्स है, यहां प्रेशर मीटर लगा हुआ है, बैरोमीटर, इसमें मेरे पास में गैस है A, यहां इसका प्रेशर आएगा, इसका पार्शियल प्रेशर होगा PA। मान लीजिए ये PA की वैल्यू है 50 mm ऑफ Hg। दूसरे कंटेनर में मैंने B गैस लिया, इसमें भी प्रेशर मीटर लगा हुआ है, इसका पार्शियल प्रेशर आया B गैस का PB, मान लीजिए इसकी वैल्यू आई 40 mm ऑफ Hg। थर्ड में मैंने लिया C गैस, गैस C, इसका पार्शियल प्रेशर आया PC, ये आ गया मान लीजिए 30 mm ऑफ Hg। जब मैंने नेक्स्ट कंटेनर में इन गैसों का मिक्सर यूज किया, A, B, C तीनों गैसों को मिक्स कर दिया, अब जो पार्शियल प्रेशर अब जो टोटल प्रेशर आया उसकी वैल्यू आई 130 mm ऑफ Hg। ये डाल्टन का लॉ था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या लॉ बना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सर इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस प्रेजेंट इन मिक्सर। इन तीनों को काउंट कर लो, यही आएगा। ये अपने पास में है डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। देखो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 Pi तक चला जाएगा। जैसे इसने गैस A का पार्शियल प्रेशर PA लिया, ये 300 mm आया,
B का 400 आया, जब A और B दोनों को मिक्स किया तो ये 700 आया। इसका मतलब ये इन दोनों के सम के इक्वल है। इन्वायरमेंट के अंदर गैस से कितनी कितनी उनकी मोल फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। टोटल एयर का वॉल्यूम क्या है, ये सब की अमाउंट दी हुई है इन्वायरमेंट में। एज पर वॉल्यूम ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, और ये अभी काम का नहीं है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको आप पॉज करके हर पॉइंट को पढ़ सकते हो। पॉज कर लो आराम से, फिर आराम से पढ़ लेना पॉज करके। अब समझना ध्यान से बात। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रपोज्ड बाय बर्नौली, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एटसेट्रा। इनकी डिटेल में बात करेंगे अपने एक क्लास, एक वीडियो 40 से 45 मिनट केवल इसी पे लगेगा। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है, स्पीडली एक बार समझना। एक बार आपको रफली पूरे चैप्टर का आइडिया दे देंगे, ऐसे समझना काइनेटिक थ्योरी क्या है। ये मेरे पास में गैस है इस कंटेनर में। अब काइनेटिक थ्योरी के पॉइंट समझना। नंबर 1, ऑल गैसेस मेड अप बाय स्मॉल पार्टिकल्स, ऑल गैसेस मेड अप बाय स्मॉल पार्टिकल्स विच नॉन एज एटम और मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल। चेक करो, मॉलिक्यूल्स चेक करो। ये जो गैस थी वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मेडअप हुई है। ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो एटम और मॉलिक्यूल है। अगर H2 गैस है तो मॉलिक्यूल है, हीलियम है तो एटम है। अब अगर मैं इस गैस के वॉल्यूम की बात करूं तो ऑल कंटेनर का वॉल्यूम, एक पार्टिकल की वॉल्यूम की बात करूं तो उसका इंडिविजुअल वॉल्यूम लेंगे जो नेग्लिजिबल होगा। मतलब नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ गैसियस पार्टिकल एज कंपेयर होल वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस के टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में गैसियस पार्टिकल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा। गैसियस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है। अगर मान लीजिए इन गैसियस मॉलिक्यूल में प्यार होता, अट्रैक्शन होता, तो ये कंबाइंड हो जाते सारे, बट कंबाइंड नहीं होते। इसका मतलब इनमें अट्रैक्शन फोर्स 0 है। अगर इन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता, जैसे ये मार्कर है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, हाथ से छोड़ते नीचे जाता है। अगर गैसों पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता तो सारी इन्वायरमेंट की गैसें, एटमॉस्फेरिक गैसें सेटल्ड होकर के अर्थ पे आ जाती। फिर अपन यहां सांस लेते हैं, ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी? वो तो पैरों में फुटबॉल की तरह खेल रहे अपने, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पैरों से लग के इधर उधर भाग रहे, वो अपने को थोड़ी मिलती। इसका मतलब इन पे जी कितना होता है? 0। गैसियस मॉलिक्यूल, ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है, जब ये आपस में कॉलिजन करते हैं या कंटेनर की वॉल से कॉलिजन करते हैं तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं बार बार से, इस तरह से। इसका मतलब ये जिगजैग मोशन शो करते हैं, जिगजैग मोशन, जिसको बॉटनी साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनी मोशन नाम दिया था। जब गैसियस मॉलिक्यूल आपस में कॉलिजन करते हैं, आपस में टकराते हैं, तो इनकी जो कॉलिजन होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। परफेक्टली इलास्टिक होने का मतलब ये एनर्जी लॉस नहीं करते, एनर्जी लॉस्ट नहीं करते। अगर एनर्जी लॉस्ट होती तो थोड़ी देर आपस में टक्कर करके कॉलिजन करके फिर गिर के पड़ जाते हैं। इनका परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन होता है। जैसा आप किसी लेदर बॉल को दीवार पे मारो तो वो दीवार पे खड्डा हो जाएगी, बॉल टूट जाएगी। बट ये स्पिन बॉल होती है, रबर वाली बॉल होती है, उसको मारो वो जंप करके वापस आ जाएगी, जिस वेलोसिटी से जाएगी उसी से वापस आ जाएगी। गैसों के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। ये सारी बातें अपने डिटेल में विद प्रूफ पढ़ेंगे, किसमें? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये सारे पॉइंट्स अपने को इंडिविजुअल पढ़ना है। ये मैक्सवेल का कर्व है, आएगा तो बताएंगे। बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, डेविएशन फ्रॉम आइडल गैस बिहेवियर। इसका मीनिंग समझना क्या है? आइडल गैस इक्वेशन है PV =
nRT, ये आइडल गैस इक्वेशन है। जो गैसें इस इक्वेशन को फॉलो करती है, फॉलो एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर आर नॉन एज आइडियल गैसेस। जो गैसेस गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेंगे वो आइडियल गैस है। ये सिचुएशन केवल का, चलो उसमें देखेंगे आगे। दूसरी सिचुएशन, डू नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब ये एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते। एक्चुअल में अब आपसे ये पूछे, इनको रियल गैस से नाम देते हैं, आर नॉन एज रियल गैसेस। अब आपसे पूछे कि एटमॉस्फेयर में आइडियल गैस है या रियल गैस है, मोस्टली बच्चे सोचते हैं आइडियल गैस ही होगी। अरे जो गैस से है वो रियल में है, तो रियल में इसका मतलब वो रियल गैस है। आपने आइडल मैन नाम सुना होगा। आइडल मैन एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, अपनी आइडल मैन है। आइडल मैन कौन होता है? जो दूसरों का बुरा नहीं करे, जो झूठ नहीं बोले, हमेशा दान करे, डोनेशन दे, अच्छे कर्म करे, कभी किसी का बुरा नहीं करे। तो जो ऐसे करते कहते यार वो तो आइडल मैन है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, कभी झूठ नहीं बोलता, वो आइडल मैन है। मतलब अपने रियल मैन में से कोई आइडल मैन बन गया। अब वो परफेक्ट आइडल मैन है या नहीं है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि वो आइडल मैन था बट उसको झूठ बोलना पड़ा। उसको पता था कि अगर मैंने सच बोला तो जिसका केस मैं सोल्व कर रहा हूं ये आपस में इतने उलझ जाएंगे कि एक दूसरे का मर्डर भी कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए उसने, मतलब एक्चुअल में उसने भले के लिए झूठ बोला हो, लेकिन झूठ तो बोला ही है ना। इसका मतलब वो उस दिन रियल मैन बन गया, वो आइडल नहीं। क्यों? क्योंकि उसने झूठ बोल दिया। तो ऐसी रियल गैसेज जो होती है, ये गैसेज हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर आइडल बिहेवियर शो करती है। ओनली कब? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर। अगर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर आया तो ये इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेंगे, तब ये रियल गैस हो जाएगी। तो जो एवरी टेम्परेचर प्रेशर पे फॉलो करे वो आइडल गैस, एवरी पे फॉलो नहीं करे वो रियल गैस। अब जब गैस से इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो इससे डेविएशन शो करेंगे, और वो जो डेविएशन होगा वही कहलाता है रियल गैसेस का आइडल बिहेवियर से डेविएशन। इसका कोजेज लेंगे, क्यों शो करता है, इसका मेन रीजन है, अभी अपने पढ़ा था, गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल मानते हैं। वो नेग्लिजिबल हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे होता है। रिवर्स कर दे तो वो नेग्लिजिबल नहीं होगा, वो पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ऐसी अट्रैक्शन फोर्स जीरो माना था, वो इस कंडीशन में जीरो है। अपोजिट कर दे लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, तब वो जीरो नहीं होगा। आराम से इसका आप पॉज करके पूरे पॉइंट्स देख सकते हो, बाकी पूरा डिटेल पढ़ेंगे अपने हर पॉइंट को। कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम, पहला कॉजेज है वॉल्यूम करेक्शन करना पड़ेगा कि अपने वॉल्यूम नेग्लिजिबल माना था, फिर इसको वान डेर वाल गैस इक्वेशन नाम देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, लिक्विड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो तीनों का कंपैरिजन किया, वो सेम प्रॉपर्टी पढ़ी। लिक्विड में अपने को 3 पॉइंट मेन पढ़ने। एक तो पढ़ना है अपने को लिक्विड के अंदर वेपर प्रेशर, क्या पढ़ना है? वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर क्या होता है। दूसरा अपने इसमें पढ़ना है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब ये एक लिक्विड है, जो लिक्विड मॉलिक्यूल सेंटर में है उसमें हर डायरेक्शन में सेम मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन फोर्स फील होगा, तो ये किसी भी साइड में मूव नहीं करेगा। बट जो सरफेस में मॉलिक्यूल है, जैसे ये मॉलिक्यूल है एक, जैसे ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में इस साइड में अट्रैक्शन फोर्स है, इस साइड में है, इस साइड में नहीं है। इस साइड में है तो यहां तो बैलेंस हुआ,
यहां अनबैलेंस है क्योंकि ऊपर कोई फोर्स नहीं है। आप कपड़े टंगाने की जो वायर होती है, तार होती है, तनी होती है, वो ऐसे बिल्कुल सीधी है, इस तरह से। इधर आपने बांध दिया, इधर बांध दिया। अब जैसे ही इस तनी को पकड़ के आप लटकते हो तो ये ऐसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें टेंशन, तनाव आया, एक स्ट्रेस आया, तभी तो ये ऐसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें इधर तो फोर्स लगा बट ऊपर की तरफ फोर्स नहीं है। तो ये सरफेस टेंशन कहलाता है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल इनसाइड के अंदर मूव करते हैं, वो अपने पढ़ेंगे लिक्विड में। नेक्स्ट, विस्कोसिटी। क्या है? विस्कोसिटी। लिक्विड जब फ्लो करता है तो जो लेयर सबसे सेंटर में होगी वो सबसे तेज चलेगी, साइड वाली थोड़ी उससे स्लो चलेगी, इस तरह से। तो जो स्लो चल रही है वो तेज स्पीड से जो लेयर चल रही है उसकी वेलोसिटी में, स्पीड में एक रेस्ट्रिक्टेड रेजिस्टेंस डेवलप करेगी। उसी रेजिस्टेंस को विस्कोसिटी कहते हैं। ऐसे मानो ये कोई कैंडिडेट है, ये 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल सकता है, बट इसके साथ छोटे छोटे 2-4 बच्चे हैं, छोटे छोटे इसी के बच्चे हैं। घर से 5 एक साथ निकले, अब इसने बच्चों के हाथ पकड़ रखे, साथ में घर से निकले। अब वो बच्चे नहीं हो तो वो तेज जा सकता है, बट बच्चे धीरे चल रहे हैं तो बच्चे पापा की उंगली पकड़ते, रुको रुको, तो वो रुकते रुकते चल रहा है। इसका मतलब बच्चे अपने पापा की स्पीड को कम कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी स्पीड में रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, मतलब स्पीड कम हो जाएगी। विस्कोसिटी कम होगी तो स्पीड ज्यादा रहेगी। तो इसमें जैसा मान लो एग्जाम्पल दिए आपके, समझना विस्कोसिटी के एग्जाम्पल। इस लिक्विड को देखना, फर्स्ट वाले को, ये बहुत तेजी से नीचे आ रहा है, ये थोड़ा कम तेज आ रहा है, ये बहुत कम तेज आ रहा है, ये थोड़ा सा ढलान जैसा हुआ है लेकिन फ्लो करना स्टार्ट नहीं किया, ये बिल्कुल नहीं कर रहा। आप गम और वाटर दोनों को एक साथ फर्श पे डाल दो, जो तेज फ्लो करेगा उसकी विस्कोसिटी कम है, तो वाटर तेज फ्लो करेगा, इसकी विस्कोसिटी कम है। गम स्लो स्लो मोशन करेगा, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। आप वाटर एंड पेट्रोल दोनों को एक साथ फर्श पे डाल दो, पेट्रोल स्पीड भागेगा, वाटर कम भागेगा, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। कंप्लीट। इसका मतलब आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? लिक्विड में 3 प्रॉपर्टी पढ़नी है। विस्कोसिटी, मतलब जो लिक्विड के फ्लो में रेजिस्टेंस डेवलप होता है वो विस्कोसिटी है। सरफेस टेंशन, लिक्विड की सरफेस के मॉलिक्यूल में इनसाइड परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है वो सरफेस टेंशन है। वेपर प्रेशर, लिक्विड के थ्रू जब वेपर में कन्वर्ट होके वापस कंडेंसेशन से जो प्रेशर लगेगा वो वेपर प्रेशर है। वान डेर वाल इक्वेशन पढ़ना है, कॉजेज ऑफ डेविएशन पढ़ना है, बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस पढ़ना है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ना है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ना है, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ना है, PV = nRT, एवोगैड्रो लॉ पढ़ना है, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मींस V1/V2 = N1/N2, गैलुसेग लॉ पढ़ना है, P1/T1 = P2/T2 या P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T, चार्ल्स लॉ पढ़ना है, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T या V1/V2 बराबर T1/T2 या V1/T1 = V2/T2, बॉयल्स लॉ, V डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल P या PV = कांस्टेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले से स्टडी किया हुआ है, इंड्यूस फोर्स, स्टेट ऑफ मैटर क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनके इंटरचेंज को क्या नाम देते हैं, ये अच्छे से नाम याद रखना है। कब डिपोजिशन होगा, कब सब्लिमेशन होगा, कब फ्यूजन होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये केवल मैंने इंट्रोड्यूस करवाया आपको चैप्टर से कि ये टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे। कल से अपन स्टार्ट से डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।